MPCS पे आपका स्वागत है। मैं विपिन आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास का एक छोटा सा रूप ये आपके सामने है। तो किस तरीक़ा से हमें भारतीय इतिहास को हमारे विद्वानों ने इकट्ठा किया और इसे जाना। तो इसमें देखिए, हम भारतीय इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोत हमें ज़रूरी हैं, यानी उन स्रोतों से ही हम जान सकते हैं कि ये भारतीय हमारा इतिहास रहा होगा। क्योंकि उस समय मीडिया नहीं थी, ना ही कोई ऐसे चर्चित कोई विद्वान थे, लेकिन कुछ विद्वान थे जिनके द्वारा हम जो साक्ष्य मिले हैं उन्हें हम इतिहास के बारे में जानेंगे। तो वो साक्ष्य जो है 3 प्रकार के हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, यानी खुदाई के अंदर या जैसे भी जो पुरातात्विक पुरानी जो चीज़ें मिली वस्तुएं, और उनसे हम जानेंगे कि इतिहास हमारा कैसा रहा। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत के अंदर उस समय विदेशी यात्री भी आते रहे थे। शटर डाउन करें। तो इसमें हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत में नंबर 1 में अभिलेख। हमें अभिलेख से प्राप्त होता है, अभिलेखों को भी हम देखेंगे। नंबर 2 है मुद्राओं से भी हम जान सकते हैं कि हमारा भारत का इतिहास कैसा रहा। स्मारक यानी भवन और मूर्तियों को भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद चित्रकला, उस समय की चित्रकला से भी हम जानेंगे कि ये कब का इतिहास है। अलग अलग समय की अलग अलग चित्रकलाएं हमें मिली। और इसके बाद अवशेष, जो भी अवशेष और लास्ट मिले थे उनसे हम जानेंगे कि हमारे भारत का इतिहास कैसा रहा। देखिए, साहित्यिक स्रोत की बात आती है। साहित्यिक स्रोत हम 2 भागों में बांट करके देखते हैं, एक धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। कहने का मतलब, जो साहित्य की जो पुस्तकें, जो किताबें, जो सामग्री हमें मिली थी, हम उससे जांच करके ये देख रहे हैं कि ये पुराने समय की जो सामग्री है, तो उससे हम इतिहास को हमने कैसे जाना। तो सबसे पहले धार्मिक साहित्य, यानी 2 प्रकार के साहित्य हमें मिले थे। ठीक, 2 प्रकार के हमें साहित्य मिले थे। एक है धार्मिक, दूसरा है लौकिक। और धार्मिक साहित्य को हमने 2 भागों में फिर विभाजित कर दिया, वैदिक साहित्य और अवैदिक साहित्य। यानी कहने का मतलब ये हुआ है, जो ब्राह्मण जिस साहित्य को पढ़ते थे उसे वैदिक साहित्य कहा गया, और जो ब्राह्मण नहीं पढ़ते थे और जो चर्चित पुस्तकें थीं उसे ब्राह्मणेतर, ठीक है, इसे कहेंगे अवैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में जो है आपको 4 इनका ज्ञान होगा। वेद, नंबर 1 वेद, जिसमें आपको मालूम है कि वेदों की संख्या 4 है। आरण्यक, ये पुस्तक हैं, तो आरण्यक जिन्हें वेदों को पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें और भी बनाई गई हैं वो है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद भी हैं हमारे, ये पुरानी पुस्तकें हैं, इससे हमें इतिहास का पता चलता है। अगला है वेदांग, वेदांगों की संख्या 6 है। और अगला है पुराणों की संख्या 18 है। देखिए, विस्तृत जानकारी हम आगे भी करेंगे इसमें, लेकिन एक सूक्ष्म है, ये समझें। देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। ये आता है वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। वेद और वेदांगों में अंतर है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। तो ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हुए। अब इनसे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ हम एक सूक्ष्म इतिहास को जान रहे हैं और किस तरीका से इतिहास का एक पौधा बढ़ करके तैयार होता है, और ये एक शुरुआत है इतिहास की, ठीक है। अवैदिक साहित्य यानी ब्राह्मणेतर साहित्य, तो इसमें वैदिक साहित्य यानी जो बौद्धिक साहित्य था, जिसमें ये 2 भागों में बट गया। इसमें अवैदिक साहित्य में हम देख रहे हैं कि बौद्धिक साहित्य यानी जो बौद्ध थे उनका जो साहित्य था वो अलग बट गया, लेकिन वो
उसे ब्राह्मण नहीं पढ़ते थे, इसलिए वो कैसा हो गया, हाँ वो वैदिक साहित्य नहीं रहा, अवैदिक हो गया। उसे ब्राह्मण नहीं पढ़ते थे इसलिए ब्राह्मणेतर हो गया। ब्राह्मणों द्वारा पढ़े जाने वाले ये हैं पुस्तकें जिन्हें साहित्य, और ये ब्राह्मण नहीं पढ़ते थे, इन्हीं के वैदिक साहित्य यानी बौद्धिक साहित्य, बौद्ध में रहने वाले लोग ही इसे पढ़ते थे। तो इनकी जो पुस्तकें थी उन्हें त्रिपिटक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? त्रिपिटक। और त्रिपिटक में 3 पुस्तकें थीं, विनय पिटक नंबर 1 में, और नंबर 2 में सूत पिटक, और नंबर 3 में अभिधम पिटक। इन तीनों को मिलाकर के त्रिपिटक कहा जाता है। तीनों पुस्तकों को मिलाकर के हाँ त्रिपिटक कहा जाता है। तो त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। इसके बाद आता है जैन लोगों का। जैन लोगों का अलग अपना धर्म था, तो उन्होंने अपनी अलग पुस्तक बनाई और उस पुस्तक का नाम रखा जैन साहित्य, जिसे आगम कहा जाता है, जिसे आगम कहा जाता है। इनमें कई पुस्तकें थी, ये नहीं एक ही पुस्तक थी। जैसे वेदों में 4 वेद हो गए, वेदांगों में 6 हो गए, पुराणों में 18 पुराण हैं, उसी तरीका से इनकी एक पुस्तक है अंग, और अंग में 12 पुस्तकें हैं। अगला है उपांग, उपांग में भी 12 हैं। तीसरा है प्रकीर्ण, इसमें 10 हैं। और क्षेत्र सूत्र, इसमें 6 पुस्तकें हैं और 6 भाग हैं इनके, या ऐसे भी कह सकते हैं। और मूल सूत्र के 4, ठीक है, 4 प्रकार है, ये 6 प्रकार है, ये प्रकीर्णन 10 प्रकार है, उपांग और अंग ये 12 के हैं। ये जैन साहित्यों की पुस्तकें हैं। क्वेश्चन आ जाता है कौन सी इसमें जैन साहित्य की पुस्तक है, तो कोई सा भी दे सकता है, अंग, उपांग, प्रकीर्ण, क्षेत्र सूत्र और मूल सूत्र, ठीक है। और जैन साहित्य की ये पुस्तकें हो गई, और बौद्ध साहित्य की पुस्तक विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। इनमें जो क्या दे रखा है वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सूक्ष्म में इतना ही समझना है, क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आते हैं। हम आगे चलते हैं। लौकिक साहित्य, यानी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया था, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य यह है जिसमें पहली पुस्तक मान लें रामायण, ये लौकिक साहित्य है। पूछ लेता है लौकिक साहित्य इसमें कौन सी पुस्तक है, तो ये धार्मिक पुस्तकें हैं और ये लौकिक साहित्य की पुस्तकें हैं। रामायण कैसी है? लौकिक है। महाभारत कैसा है? लौकिक है। और अर्थशास्त्र कैसा है? लौकिक है। लेकिन इसके बाद भी और भी पुस्तक बनेंगी और आज तक बन रही हैं, वो सभी पुस्तकें लौकिक साहित्य में ही आएंगी। क्यों? क्योंकि इन पुस्तकों का एक विशेष धर्म से मतलब नहीं है। इसमें ब्राह्मणों द्वारा पढ़ी जा रही है, ये केवल धार्मिक साहित्य हो गए। लौकिक साहित्य में कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी रख सकता है इन पुस्तकों को, ठीक। तो रामायण की रचना किसने की थी, ये तो आपको मालूम ही होगा। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। महाभारत का दूसरा नाम भी है जय संहिता। और अर्थशास्त्र, अच्छा महाभारत और महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। वेद व्यास, देखिए जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन हर जगह से आता है, लेकिन क्या क्वेश्चन आता है ये ज्यादा जरूरी है। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसके रचयिता कौटिल्य हैं। कौटिल्य के कई नाम हैं, विष्णुगुप्त भी नहीं कहते हैं कौटिल्य को। और इसके बाद रामायण के आपके टोटल मिलाकर के 7 भाग हैं। रामायण के 7 भाग, यानी 7 भागों में विभाजित किया गया है रामायण को, जिसमें पहला भाग है आपका बालकांड।
और दूसरा भाग है आपका अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, और तीसरा भाग है आपका अरण्यक कांड, और चौथा कांड है आपका सुंदरकांड, और पांचवा है युद्ध कांड, और छठवां है आपका उत्तरकांड, और लास्टवां है सातवां लंका कांड। तो इसमें कांड भी पूछ लेता है कि महर्षि वाल्मीकि की पुस्तक रामायण को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। अंतिम कांड कौन सा है? लंका कांड। ठीक है, ऐसे पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। ठीक है, ये पूछता है, कांड को भी पूछता है कि कौन सा इसमें रामायण का कांड है, कोई और बना करके दे देगा, ऐसे ही वो पीछे लगा देगा उस पर कांड। ठीक है, तो आप भ्रम में ना पड़े कि ये कांड हो सकता है। ये ही कांड हैं जो 7 आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कह दिया, किसी का नाम ले दिया और नाम के पीछे कांड जोड़ दिया, अब आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये भी कांड है। नहीं, जो कांड है वो आपके सामने है। अगली बात आती है महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी है। अब महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं। अब महाभारत में हुआ क्या था? महाभारत में कौरव और पांडवों की लड़ाई है। ठीक है, एक राज्य को चलाने के लिए जो फूट पड़ी हुई है उसमें उसकी लड़ाई है, और इसमें श्री कृष्ण एक अभिनेता है, अभिनेत, और उसमें वो वहां पर इस दृष्टि से देखा जाए आज की से, तो आज की दृष्टि से वो राजनेता नजर आते हैं। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। और भी पुस्तक हैं जो आज की भी अन्य पुस्तक भी आएंगी, तो वो सभी इसी में आएंगी, लौकिक साहित्य में। यहां से हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मैं इनके बारे में विस्तृत नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि भारत के इतिहास को जो है अलग अलग एक एक बूंद उठा करके इकट्ठा किया गया है, तब भारत का इतिहास बना है। लेकिन कहां कहां से किया गया है वो इसमें वो जलाशय हैं। अभिलेखों से कुछ जानकारियां मिली, कुछ मुद्राओं से मिली कुछ जानकारियां, कुछ महाभारत से मिली कुछ जानकारियां, कुछ रामायण से कुछ जानकारियां मिली, तब हमारा इतिहास बना है। इतिहास नाम की कोई पुस्तक नहीं थी, इनसे मिलकर के बनाया गया है हमारा इतिहास। अगली बात आती है कि विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों का विवरण जो है, 4 यात्रियों का उल्लेख मिलता है कि हमारे भारत में पहले 4 यात्री आए थे। उन 4 यात्रियों में कौन कहां कहां के थे? पहले था यूनान के यात्री आए थे। दूसरे नंबर रोम के यात्री भी कह सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के यात्री आए थे। अरब के आए, अरबी, और फिर चीनी। ये 4 जगहों के यात्री भारत में पहले यात्रा कर चुके हैं। और ये यात्री जो केवल यात्रा करने के लिए नहीं आए थे, ये देखने आए थे कि भारत के अंदर, ये एक लेखक थे, एक विद्वान थे, और भारत के अंदर उन्होंने जो देखा वो अपनी अपनी पुस्तकों में वहां पर जाके लिखा है। जैसे यूनान के लेखक हैं ट्रेसियस। ये एक लेखक नहीं थे, ये एक ईरान के राजदूत थे, और वहां के राजवैद भी यही रहे थे। तो यहाँ देखने के लिए आए थे हिंदुस्तान को। फिर है हेरोडोटस जो है 5वीं सदी में आए थे। 5वीं सदी में भारत में आए थे, और जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका, जिसमें भारत का वर्णन किया गया है। और कोई भारत के अंदर पुस्तक ऐसी नहीं मिलती है। तो भारत की कुछ वर्णन किया है, जिसमें पशु पक्षी और जानवरों का ज्यादातर वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। अगला है रोम के पिलनी, एक यात्री हैं ये, और ये इन्होंने एक नेचुरल हिस्टोरिका एक पुस्तक लिखी। इनकी हिस्टोरिका थी और इनकी नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक थी, और उसमें भारत के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। जब ये भारत आए तो भारत कैसा था,
इसके बाद अरब, अरब से जो यात्री आए थे, एक तो थे जो बहुत ही ज्यादा चर्चित हैं, अलबरूनी, भारत के अंदर आए थे अलबरूनी। और ये कब आए थे? 11वीं सदी में भारत में आए थे, 11वीं सदी में भारत में इन्होंने यात्रा की। और 11वीं सदी में इन्होंने यात्रा की तो वहां जाकर के उन्होंने एक पुस्तक लिख दी, तहकीके हिंद, तहकीके हिंद एक पुस्तक लिखी थी अलबरूनी ने, जिसमें भारत के बारे में लिखा गया था, भारत की यात्रा थी उसमें कि क्या क्या है। एक और यात्री थे इब्न बतूता, इब्न बतूता भी भारत आए थे। इन्होंने अपनी यात्रा के बारे में लिखा था, जिसे रहला कहा जाता है। रहला कुछ नहीं है, एक यात्रा वृतांत है कि भाई जैसे तुम दिल्ली जाओ, ठीक है, या मद्रास जाओ तो बीच में क्या क्या मिला, कहाँ क्या किया, कैसे के, तो वो वहां पर लिखते गए और बढ़ते गए और यहाँ ये आपकी पूरी पुस्तक बन गई, तो वो कहलाया आपका रहला, यात्रा वृतांत है। चीनी यात्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यहीं से कि चीनी यात्री कौन, कैसे, कहां आया था, और सीक्वेंस भी पूछता है, नंबर पहले कौन सा आया था, दूसरा कौन सा आया था, तीसरा कौन सा आया था। तो एक सदी में, 5वीं सदी में 2 यात्री आए थे, फाहियान और हेनसांग। पहले हैं फाहियान, दूसरे हैं हेनसांग और तीसरे हैं इस्तियांग। ये 3 यात्री भारत में आए थे और ये एक लेखक थे जिन्होंने, हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी, सीयू की, पुस्तक का नाम है चीनी भाषा में है सीयू की, तो ये हेनसांग की पुस्तक है। इस्तियांग भी आए थे 7वीं सदी, 2 सदी के बाद, 2वीं शताब्दी के बाद फिर 7वीं में आए थे इस्तियांग। तो इस तरीका से हमें भारत में, भारत के इतिहास को जानने के लिए विदेशों से भी कुछ साक्ष्य लाए गए हैं और लाए हैं हम, और तब जाकर के कहीं हमें भारत के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई है। और अभी भी कुछ चीजें ऐसी मिल रही हैं खुदाई में, यानी अन्य अवशेष, जो अवशेष जो मिल रहे हैं खुदाई में मिलती हैं, ठीक है, या कहीं किसी गुफा में मिल जाएं, तो ऐसी चीजें जो मिलती हैं अन्य अवशेष, वो हमें अब भी हमें भारत के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। तो हम इसी तरीका से हम भारत की जानकारियों को कंप्लीट करेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा।